हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A3 स्टडी चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का सेट नंबर 2। कल हमने सेट 1 को देखा था, ठीक है। चलिए आज हम लोग सेट 2 को देखते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि A की संपत्ति B से 9/16 गुना है और C की B से 13/8 गुना है। C की संपत्ति का A की संपत्ति से क्या अनुपात है, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है मेरे पास और हमसे C और A का अनुपात पूछ रहा है। तो फाइनली जो मेरे पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, C अनुपात A हमको फाइंड करना है। तो देखो बोलता है A की संपत्ति, तो A की संपत्ति B का 9/16 है इक्वल टू B इंटू 9/16, ठीक है। इस आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, A इक्वल टू 9B को हम लिख सकते हैं 9B/16। अब इसको A और B का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको करना क्या होगा कि A के नीचे कुछ नहीं है तो खुद से 1 लगा दो, इसका क्रॉस गुना कर दो, यानी कि A का गुना 16 से करो तो हो जाएगा क्या भाई 16A इज इक्वल टू 9B का गुना 1 से करो तो क्या हो जाएगा 9B। यहाँ से अब हमको क्या मिल गया, देखो A का वैल्यू बराबर के दूसरे साइड 9 मिला और B का वैल्यू बराबर के दूसरे साइड 16 मिला, यानी कि हम यहाँ से A और B का वैल्यू तो फाइंड कर चुके, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम A का वैल्यू क्या निकाले हैं, देखो A का वैल्यू 9 निकाले हैं, B का वैल्यू क्या निकाले हैं, इधर से 16 निकाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है हमसे C की B से 13/8 गुना है, यानी कि C किसका 13/8 है, B का 13/8 है। सेम प्रोसेस यहाँ भी अपना देंगे हम। C इज इक्वल टू 13B/8, इसके नीचे कुछ नहीं तो खुद से 1 लगा दो, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 8 का C से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8C इज इक्वल टू 13B का गुना 1 से करेंगे क्रॉस में तो क्या आएगा 13B, ठीक है। यहाँ से हमको देखो 13 C का वैल्यू मिल गया 13 और B का वैल्यू मिल गया 8, तो यहाँ से हम दो चीज़ और फाइंड कर लिए। B का वैल्यू क्या मिला हमको, देखो यहाँ से 8 और C का वैल्यू क्या मिला हमको यहाँ 13, यानी कि हमको जो निकालना था हम वहाँ तक तो पहुँच रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास एक चैलेंज और है कि B मेरे पास 2 जगह आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसको ऐसे करते हैं कि ये है A है हमारा रेशियो B और फिर से दिया है B रेशियो C, तो B के नीचे ही B को रख दीजिए रेशियो C, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस B का गुना इस C से करते हैं, मिलता है BC रेशियो, इस B का गुना B से करते हैं मिलता है B² रेशियो और A का गुना B से करते हैं मिलता है AB, यानी कि मेरा जो फॉर्मेट बनेगा ABC के रेशियो का यही बनने वाला है, ठीक है। तो सेम नंबर में भी हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो नंबर क्या है, देखो A के सामने तुम A का नंबर रखो तो क्या है A का नंबर 9, B के सामने तुम B का नंबर रखो तो B का नंबर क्या है, B का नंबर 16, फिर से B है मेरे पास तो B अब नीचे वाला का वैल्यू है मेरे पास, तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 और C का वैल्यू क्या है मेरे पास रखने के लिए, यहाँ पे C का वैल्यू 13, ठीक है। अब इसको जिस हिसाब से ऊपर वाला इस कंसेप्ट को मैंने बताया आप उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए 13 इंटू 16 को करेंगे तो 13 का आपको पहाड़ा याद होगा, 13 × 78 का 8 हाथ में बचता है 7 और 13 इंटू 13 और 7 20, यानी कि C का वैल्यू मेरे पास क्या आया 208। अब 8 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 6 = 48 का 8 हाथ में 4 8 4 12 128, इसका गुना इससे किए। अब इसका गुना इससे करेंगे तो 9 × 8 कितना होता है मेरे पास, ये हो जाता है 72, ठीक है। अब मेरे पास देखो क्या क्या चाहिए, सिर्फ हमको C और A का वैल्यू चाहिए, तो C हमने क्या निकाला 208 अनुपात A हमने क्या निकाला 72, ठीक है। अब इसको तुम काट पीट दो, ये ठीक हो जाएगा भाई, काटो इसको, 36 से कट गया ये, ठीक है, 36 से कट गया, यानी कि 2 से 36 बार में कटा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 104, ठीक है 104, फिर से 2 से काटो इसको,
18 से 18 दूना 36, 2 से काटोगे इसको तो 2 पचे 10, 2 दूना 4 कट गया। क्या और ये कटेगा? हाँ एक बार और कटेगा, 2 से फिर काटो, 9 दूना 18 और 26 दूना 52। यानी कि फाइनली जो मेरे पास रेशियो निकल के आया, क्या निकल के आया? 26:9। 26:9 कहाँ पे मेरे पास? देखिए सी नंबर हमारा है 26:9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26:9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 84 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखो इसका कंसेप्ट है क्या? तो इसका कंसेप्ट है कि यदि कोई संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका हमको औसत निकालना है। औसत तो कैसे निकालेंगे? तो सबको आपस में हम जोड़ देते हैं और जोड़ के जितना संख्या होता है ना, जैसे कि 5 संख्या तो हम 5 से इसको भागा देते हैं। अब इसको जोड़ो, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 आया और नीचे 5 रखे, इसको हम जब भागा देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला ये जो नंबर दिख रहा है तुमको ना, ये जो बीच वाला नंबर दिख रहा है यही हमारा एवरेज कहला रहा है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि सेम इसी प्रोसेस को यहाँ पर रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे औसत दिया हुआ है मेरे पास 84, यानी कि ये बीच वाला ही नंबर दिया हुआ है, रख दो यहाँ पे 84। ठीक है, अब बोल रहा है 6 लगातार विषम संख्या, यानी कि इसके आगे भी 3 संख्या होगा और इसके पीछे भी 3 संख्या होगा। ठीक है, तो संख्या कौन है? अब विषम की बात कर रहा है, विषम संख्या होता कौन है? तो विषम संख्या हम उसको कहेंगे जो 2 से ना कटे। हाँ 2 से ना कटे उसको हम कहेंगे विषम संख्या। तो 84 के बाद क्या होगा विषम संख्या? 85। 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, पूरा पूरा पॉइंट में कटेगा। 85 के बाद क्या होगा? 87। 87 के बाद क्या होगा? 89, क्योंकि इसके बीच में देखो 84 के बाद 50, ठीक है, 85 के बीच में 86 आता है, तो 86 तो 2 से कट जाएगा, सम संख्या है। 87 89 के बीच में 88 आता है, वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो इधर आगे वाला 3 संख्या तो हम ढूंढ लिए, इसके पीछे की ओर हम जाएंगे तो 84 के पहले 83 आता है, तो 83 भी नहीं कटता है। 83 के पहले 82 आएगा, लेकिन 82 2 से कट जाएगा। उसके पहले वाला डाल दो 81, 81 के पहले 80 आएगा, नहीं कटेगा, उसके पहले वाला 79। यानी कि हम ये पूरा जो इसका टेबल था इसको हम क्रिएट कर लिए, इसके अकॉर्डिंग रख देंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन था 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर 84 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखो हम जो बना लिए, यहाँ से कितना आसान हो गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? 89। लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे पास ये बोल देता कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 84 है तथा सबसे छोटी संख्या क्या है, ये बड़ी की जगह छोटी का यूज कर देता, तो हम यहाँ पे 79 को आंसर करते। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या होगा? 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक थोक व्यापारी चॉकलेट का बॉक्स 1690 रुपये में बेचता है, यानी कि बेचने वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लिखते हैं SP। कितना में बेचता है ये? 1690 में। ठीक है, तो उसे 30% का मुनाफा होता है, यानी कि जब वह बेचता है तो उसको 30% का मुनाफा। ये मुनाफा का मतलब होता क्या है? मुनाफा मतलब होता है लाभ। ठीक है, तो इसको 30% का लाभ हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखो 1690 रुपये है, 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 30% का लाभ हो रहा है। यदि ये 30% है, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। इसको यहाँ से हटा देंगे तो 1/100 होगा, यानी कि 100 रुपया पे इसको 30 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर 100 रुपया का कोई सामान लिया होगा, इसको जब बेच रहा है 30 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि बेच कितना में रहा है? ये 130 रुपया में रहा है। ठीक है, इस बात को समझो कि 100 रुपया का सामान लिया था, अब बेच कितना में रहा है? ये इसको 130 रुपया में, यानी कि ये मेरा क्रय मूल्य था और ये मेरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? इसी SP को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य मेरे पास दिया कितना है? 1690 रुपया। ठीक है, तो अब किसी भी चीज़ का अगर हमको लाभ निकालना है तो हम उसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखो यहाँ भी विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य है, दोनों को बराबर कर दो,
तो यहाँ विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 1690 रुपया और यहाँ पे हम निकाला 130 रुपया। तो 130 रुपया का वैल्यू 1690 रुपया है। तो क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 100 रुपया। तो 100 रुपया का वैल्यू क्या होगा, काट दो, 0 से 0 चला गया, ठीक है। 13 से काटो, 13 एकम 13, ये कटा, 3 बचा, 9 है, 9 को भी काटेंगे तो क्या होगा, 13 तिया 39, ठीक है। ये कट गया और एक 0 जो था यहाँ पे इसको रख देंगे। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 130 और यहाँ पे 10, यानी कि जब हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1300, ठीक है। तो ये 1300 मेरे पास निकल के क्या आया, तो ये जो निकल के आया ना, इसको कहते हैं हम सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो अब हम समझ गए कि 1300 रुपये में हम खरीदे थे और हम बेच कितना में रहे थे, 1690 रुपये में। तो हमको कितना का लाभ हो रहा था, 30% का। लेकिन अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि अब यदि वह इसे 2210 रुपये में बेचने का फैसला करता है, यानी कि 1300 के जो सामान है उसके पास, अब उसको वह कितना में बेचने का फैसला करता है, 2210 रुपया में। तो क्या होगा, अब नेक्स्ट एसपी जो है, ठीक है, नेक्स्ट एसपी जो है सेलिंग प्राइस, ये क्या रख रहा है, ये 2210 रुपया, ठीक। तो बोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, प्रतिशत में पूछ रहा है। ऐसे तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है और कॉस्ट प्राइस इतना है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो क्या होगा, 2210 से 1300 को माइनस करेंगे, 0 1, यहाँ से 1 जाएगा तो 12, ये बचेगा 9। कितना हो गया मेरे पास, 910 रुपया का ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरे पास प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रॉफिट तो बोला ही है, लाभ तो बोला ही है, लेकिन ये बोला प्रतिशत में। अगर यहाँ पे ये प्रतिशत की बात नहीं करता तो मेरा ये 910 रुपया ही आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम करेंगे क्या, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या, कौन सा प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ हमने निकाला कितना, 910 रुपया, ठीक है, बट्टा कोई भी लाभ जो है हम किस पे निकालते हैं, हमको सीपी पे मिलता है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है, 1300। और प्रतिशत में निकालने के लिए हम हमेशा 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिए, ठीक है। अब इसको काटा पीटी कर दो भाई, जो यहाँ 00 है ये भी 00 कट गया, ये हो गया 13, 13 7 91 और एक 0 था, एक 0 यहाँ लगा दो, यानी कि पूरा पूरा कट गया। मेरे पास निकल के क्या आया, 70, यानी कि ये जो 70 निकल के आया, 70 यही हमारा क्या हो गया, 70% आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 3 साल के लिए सालाना 10% साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का तरीका क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन पर ही हर एक साल हमको ब्याज मिलता है, ठीक है, कि दर से एक बैंक ने 5000 रुपया का ऋण लिया, ऋण का मतलब उधार, 3 साल बाद उसके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि की गणना करें। तो मेरे पास दिया क्या क्या है, ऋण लिया, यानी कि अगर हम किसी से ऋण ले रहे हैं तो मेरे लिए मूलधन बन रहा है, ठीक है, मेरे लिए वो कैपिटल है। तो मूलधन को हम बोलते हैं पी। तो पी कितना आ रहा है मेरे पास, 5000 रुपया। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, एनुअली कितना है, सालाना बोल रहा है, तो सालाना कितना है 10%। तो आर बराबर हो जाता है मेरे पास 10%। और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 साल, यानी कि टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू जो है 3 साल है, ठीक है, 3 ईयर्स है। अब यहाँ से एक हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये बन जाएगा, एसआई का फॉर्मूला होता है मेरे पास P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो देखो P मेरे पास दिया हुआ है,
P मेरे पास दिया हुआ है, R दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो P का वैल्यू क्या है 5000, R का वैल्यू क्या है 10% और T का वैल्यू क्या है 3 ईयर्स। बट्टा ये जो परसेंट यहाँ पे था 10 में, परसेंट जो जुटा हुआ था इसमें, ठीक है, यही जाकर नीचे 100 में बदल जाता है। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 50, 10, 50 गुना 10 500, और 500 को जब हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1500। ठीक है, तो 1500 मेरे पास आया क्या, 1500 मेरे पास आया ब्याज, ये ब्याज आया 1500। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि चुकाई जाने वाली राशि, राशि क्या होता है, तो राशि जो होता है मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो मेरा राशि बन जाता है। ठीक है, तो मेरे पास मूलधन था कितना, मेरे पास मूलधन था देखो 5000 रुपया। अब हमको राशि निकालना है, यानी कि उसको अमाउंट बोलते हैं राशि को। ठीक है, अमाउंट निकालना है, इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस जो ब्याज मिला यानी कि I। तो P कितना है मेरे पास, P दिया हुआ है यहाँ पे 5000 और I अभी हम जस्ट कितना निकाले हैं यहाँ पे 1500। ठीक है, ये हो गया 1500। अब ये 5000 और 1500 को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा अपना 6500 रुपया आ जाएगा। ये जो 6500 है यही मेरा क्या है आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक भिन्न के 2 गुना और उसी भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 33/5 है। ठीक है, हम मान लेते हैं एक भिन्न जो है, पहला भिन्न, जो पहला भिन्न है मेरे पास, फर्स्ट भिन्न, ये कितना है x। ठीक है, अब वो बोलता है उसी भिन्न का व्युत्क्रम, तो अगर हम इसी का व्युत्क्रम लिखे तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इसको हम x/1 लिख सकते हैं। तो अगला जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 1/x, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। यानी कि व्युत्क्रम कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या हम 2 लिखे हैं और इसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो हमेशा लगा रहता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी हमने अपनाया है। देखिए अब बोलता है कि पहला भिन्न का 2 गुना, यानी कि ये जो x लिखे हम इसका 2 गुना, तो x इंटू 2, x इंटू 2 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा, 2 गुना और उस भिन्न का व्युत्क्रम, यानी कि ये जो x 1/x हम लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/x का 4 गुना, इसका कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। इसका योग, योग तो बीच में प्लस लगा देंगे, कितना आ रहा है 33/5। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है कि सिर्फ इसको जोड़ देना है यहाँ से और हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए x इंटू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे हम, ये 1/x इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/x। ठीक है, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 33/5। अब 2x के नीचे कुछ नहीं तो खुद से 1 लगा दो, इसका एलसीएम ले लो, तो 1 और x का एलसीएम क्या होगा x होगा। ठीक है, और 1 से x में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से x में डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, और इसी x से जब हम 2x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस ये x से इस x में भागा देंगे तो 1 होगा। ठीक है, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 इक्वल टू 33/5। क्लियर है यहाँ तक, मेरे पास क्या मिला 2x² प्लस 4/x इक्वल टू 33/5। ठीक है, अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और यहाँ से हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ताकि हम x का वैल्यू को निकाल सकें। अब 5 का गुना 2x स्क्वायर से करेंगे क्या होगा 10x स्क्वायर, और 5 का गुना 4 से करेंगे तो क्या होगा +20 इक्वल टू x का गुना 33 से करेंगे तो ये हो जाएगा 33x। ठीक है, अब ये मेरा एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -33x, और इसको यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो ये 10x स्क्वायर जो है, 1 मिनट यार, ये जो 10x स्क्वायर है इसको 20 से गुना करेंगे, इस नंबर को 10 को 20 को, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 200। अब 200 को हमको इस हिसाब से तोड़ना है कि ये बीच वाला नंबर भी प्राप्त हो जाए और 200 भी हमसे टूटे ना, मतलब कि 200 में भी कोई भी गड़बड़ ना हो। तो देखो अगर हम इसको ऐसे तोड़ें 25 और 8 में, तो 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 25 × 200, एक क्लियर हो गया। और 25 को जब हम 8 में जोड़ेंगे तो ये आ जाता है मेरा 33x। ठीक है, तो हम इसको तोड़ लिए। अब क्या करना है कि अब इसको रख देना है, तो 10x स्क्वायर है, रखो 10x स्क्वायर -33x लाना है हमको, तो यहाँ भी माइनस लगाना होगा, यहाँ भी माइनस लगाना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस तो होगा ही, लेकिन हमेशा साइन माइनस में रहेगा तो ये मेरा आ जाएगा। तो लिखेंगे -25x -8x। ठीक है, और ये +20 को +20 उतार देंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, कॉमन देखिए क्या लेते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं पहले इसमें, तो क्या होगा 5 कॉमन लेंगे तो 5 बाहर, तो 5, ये 10 में से 5 कॉमन लिए तो क्या बचा 2, 5 × 2 10 x स्क्वायर प्लस 5x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 5x को कॉमन लिए। ठीक है, तो यहाँ बचा 2x प्लस ये माइनस, अब 5 है यहाँ 25 है, तो 5 × 5 25, तो यहाँ पे 5 बचा और x बाहर निकाल दिया तो इस x को लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से करेंगे हम माइनस, अब यहाँ पे 8x है 20x है, हमको इस हिसाब से इसको तोड़ना है कि अंदर ये 2x - 5 है। तो कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, देखो कि 4 को निकाल लो तुम कॉमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 8, तो ये हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस। देखो माइनस और माइनस ये जब कोष्ठ से बाहर निकलेगा तो प्लस ही बनेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, और 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5, तो ये मेरा 2 चीज़ बन गया। ठीक है, एक बन गया मेरा 5x - 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 5x - 4 ये, और एक बना 2x - 5, 2x - 5, तो दोनों एक को लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं x का। देखो पहला वाला क्या निकाले 5x - 4, तो लिख सकते हैं 5x - 4, तो ये उधर जाएगा 4 तो क्या हो जाएगा +4, और x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 4/5। तो एक तो हमको पता चल गया कि एक x कितना आ रहा है 4/5। हम दूसरा वाला भी चेक करते हैं। दूसरा वाला है मेरे पास 2x - 5, ये माइनस उधर जाएगा बराबर के दूसरे साइड, तो क्या बनेगा प्लस, x का वैल्यू क्या होगा 5/2। तो हम 2x का वैल्यू निकाल लिए हैं। एक है मेरे पास 4/5 और एक है मेरे पास 5/2। अब मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है इसको हम ज़रा चेक करते हैं। एक देखिए 4/5 है और एक है मेरे पास 5/2। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमको 2 चीज़ चेक करना है, एक तो 4/5 और एक 5/2। तो 4/5 तो हमको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन 5/2 कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर दोनों हो सकता था। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है 4/5, तो ये 4/5 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि ये नॉलेजेबल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। ओके।